देखिए, ये कुछ थ्योरी है 13-14 पेजेस की। ये सारी बेसिक है, ये आपको पढ़ना है, बट क्योंकि हमने पूरा कोर्स करा दिया तो आपको ऑलरेडी ये समझ आएगा। जैसे मैं कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी भी टाइम पीरियड की कॉस्ट निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने कहा मैं 1 महीने की अपनी कॉस्ट निकालता हूं, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्टिंग, पर यूनिट कॉस्ट निकालना। अभी आप ब्रेक में 4 लोग खाकर आए, मान लीजिए किसी एक ने पैसे दिए, अब आप बांट रहे हैं चारों में, अब आप चारों में बांट रहे हैं, तो ये कॉस्टिंग है, एक आदमी का कितना। कॉस्ट अकाउंटेंसी, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट होती हैं, उसको कॉस्टिंग के सेल्स के रिजल्ट्स प्रेजेंट करना। भाई हमने इतना सामान बेचा, इतने में बनाया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है डिसीजन लेना। जो मैनेजमेंट होती है उसका काम क्या होता है? डिसीजन लेना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा। हम कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं? इसके 5 पर्पस हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, उसका प्रॉफिट निकालना, उसका सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करना, और लास्ट में डिसीजंस लेना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सीखा था। जिसकी हम कॉस्ट निकालते हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो प्रोडक्ट हो सकता है जैसे पेन, वो सर्विस हो सकती है जैसे ट्रांसपोर्ट, वो प्रोजेक्ट हो सकता है जैसे मेट्रो रेल, वो एक्टिविटी हो सकती है जैसे कि परचेज एक्टिविटी, इंस्पेक्शन एक्टिविटी, प्रोसेस हो सकता है कोई भी प्यूरिफाइंग प्रोसेस, डिपार्टमेंट हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ऐसे। इसमें से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम में जो आता है, कॉस्ट यूनिट। ये कुछ इंडस्ट्री हैं, ये उनके यूनिट्स हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में जो सामान बनता है उसके यूनिट्स होते हैं नंबर्स। 10 कार बनाई, 20 कार बनाई। सीमेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं टन्स और बैग्स। टन्स और बैग्स, एक बार रीड कर लो इसको। नहीं नहीं, ब्रूइंग पूछ रहे समीर, क्या होता है? दारू को बोलते हैं ब्रूइंग, वाइन। ठीक है जी, यहां तक। अब नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ये 4 तरह के होते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जैसे मान लीजिए
कोई भी फैक्ट्री है तो वहां पे पैसा आता है जाता है? आएगा नहीं, फैक्ट्री में जाएगा, बनेगा सामान, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। कोई रिटेल शोरूम है, वो आएगा, वो रेवेन्यू सेंटर है। एक ऐसी जगह है जहां सामान बनता भी है बिकता भी है, जैसे नीचे जूस कॉर्नर है, वो बना भी रहा है बेच भी रहा है, दोनों पैसे भी लग रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं और बेच भी रहा है, वो प्रॉफिट सेंटर है। और जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब ये कुछ डिफरेंस दे रखे हैं कॉस्ट फाइनेंशियल, ये बेसिक्स है। अब यहां पे कुछ कॉस्ट के टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहली कॉस्ट क्या है? प्री डिटरमाइन। आपने अभी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी एडवांस में कॉस्ट सोचो कितनी लगेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री डिटरमाइन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है जो लगनी चाहिए, कॉम्पिटिटर क्या लगा रहे हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? ये प्री डिटरमाइन एस्टिमेट सेम है। नेक्स्ट, दो ऑल्टरनेट का डिफरेंस। जैसे अगर आप आज बस से घर जाते हो तो 10 रुपए लगते हैं, ऑटो से जाते हो तो 50 लगते हैं। कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंशियल कॉस्ट है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ इनकम हो सकती है, तो आप सोचते हो 40 रुपए फालतू लगेंगे, घर पहुंच जाऊं तो कुछ कमाई हो जाएगी। अगर कमाई 40 से ज्यादा हो रही है तो ऑटो में चले जाता हूं, कम हो रही है तो फिर बस ही ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्यूटेड कॉस्ट। नोशनल रेंट, नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल सैलरी, जो आपको अभी सिखाई थी। कैपिटलाइज कॉस्ट, मशीन खरीदते हो क्या करते हो उसका? कैपिटलाइज करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कोई भी खर्चा जो हम जेब से कैश निकाल के कर रहे हैं। शटडाउन कॉस्ट, कुछ खर्चे बिजनेस टेम्परेरी बंद होने के बाद भी लगते हैं, उनको बोलते हैं शटडाउन। जैसे कोविड के टाइम लॉकडाउन लगा था, अब लॉकडाउन में जो बिजनेस बंद थे कुछ कॉस्ट लग रही थी, जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरीज, ये सब शटडाउन कॉस्ट है। संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल, जैसे तुम बाहर खाना खाकर आए हो, पैसे लग गए ना, वो संक कॉस्ट है। एब्सोल्यूट कॉस्ट, जो कॉस्ट रुपीज में दे रखी होती है, रुपीज में। आपने कॉस्ट शीट में देखा 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, वो सब नहीं, जो रुपीज में होती है। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ये जरूरी नहीं होती खर्च करना, लेकिन अगर करोगे तो कुछ फायदा मिल सकता है। जैसे एडवर्टीजमेंट क्या जरूरी होता है? नहीं, करोगे तो सेल मिल सकती है ज्यादा। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है इंप्यूटेड कॉस्ट। अब एक होती है नॉर्मल, एबनॉर्मल। कोई भी खर्चा जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कॉस्ट है, अब कहीं आग वाग लग जाए उसको ठीक कराने में, वो एबनॉर्मल है। एक होता है कंट्रोलेबल, एक अनकंट्रोलेबल। मान लो तुम्हारी एक जॉब लग जाती है किसी बैंक में, और तुम्हें बोलते हैं भाई तुम उस ब्रांच के हेड हो और तुम्हें यहां से जाना है कनॉट प्लेस में, वहां तुम्हारी ब्रांच है, वो तुम उसको हेड करोगे। अब एक दिन तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया और खूब डांटा, कह रही जी खर्चा बहुत हो रहा है ब्रांच में। जैसे सबसे पहला रेंट, कह रहा इतना ज्यादा रेंट बिल्डिंग का। एक बात बताओ, इसमें तुम्हारा कोई दोष है? क्यों? रेंट होना नहीं है, बोलो मैंने कौन सी बिल्डिंग किराए पे ली थी? मेरी मर्जी से ली थी क्या कनॉट प्लेस में? मेरे से पूछा था क्या? ये तो तुमने ले रखी थी, मेरे को भेज दिया, तो अनकंट्रोलेबल है। तुम्हारे हाथ में कौन सी कॉस्ट है वहां पर? बिजली का बिल ज्यादा है तो चलो तुम्हें बोल दें भाई क्यों ब्रांच में इतना बिजली का बिल आ रहा है, थोड़ा कम चलाओ, वो तुम्हें बोल सकते हैं। पानी वानी का, कोई खाने पीने का खर्च हो रहा है, वो तुम्हें बोल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ी बोल सकते हैं, ये अनकंट्रोलेबल है। इसके बाद ये कुछ मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, सारे चैप्टर्स के नाम है। सिंगल कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट शीट, ये कहां यूज होता है? कोल मेकिंग में और ब्रिक मेकिंग में। बैच कॉस्टिंग कहां यूज होता है? बैचेस में बन रहे हैं। जॉब कॉस्टिंग, वो बार्बर, ब्यूटी पार्लर बताया था, कार मैकेनिक। प्रोसेस कॉस्टिंग जहां प्रोडक्शन हो रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर में है। मल्टीपल कॉस्टिंग में कॉम्बिनेशन होता है दो का। जैसे
एक कंपनी पहले पार्ट्स खरीद रही है, बाद में असेंबल कर रही है, वहां पे लगता है मल्टीपल कॉस्टिंग। तो ये सारा थ्योरी है, ये तुमको जस्ट रीड करना है, रटना नहीं है, इसको रीड करना है बस यहां पर। अब जैसे कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन किसके लिए यूजफुल होती है? कुछ इंटरनल यूजर होते हैं, जैसे पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर का काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना। अब कोई भी आदमी स्ट्रेटेजी तब बना सकता है जब उसको अपनी कंपनी के कॉस्ट इंफॉर्मेशन पता होगी, वरना वो स्ट्रेटेजी क्या बनाएगा? मैनेजर, मैनेजर का काम होता है लोगों को टास्क देना, चेक करना। अब पता तो होना चाहिए ना कि क्या कॉस्ट लग रही है, कितने में बिक रहा है, तभी तो वो टारगेट्स वगैरह बनाएगा। ऑपरेशन लेवल यानी कि जो जूनियर स्टाफ होता है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहते हैं भाई हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है, अब बताओ बोनस कैसे दोगे, रोमन से दोगे, होलसेल से दोगे? जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको भी कंपनी की कॉस्ट रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे जीएसटी वाले हैं, वो कहते हैं जी आपका जीएसटी कैलकुलेट करना है, पहले कॉस्ट बताओ कितनी, सेलिंग प्राइस बताओ कितना है। ऑडिटर जो होता है वो कहता है कॉस्ट की जानकारी दो तभी तो ऑडिट करूंगा। शेयर होल्डर भी आजकल कॉस्ट की जानकारी चाहते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के खर्चे कम होते हैं वो उसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और क्रेडिटर्स और लेंडर्स, कोई भी आदमी जब पैसा उधार देता है तो कंपनी को कहता है भाई पहले अपनी सारी डिटेल बताओ, क्या है, क्या बनाते हो, कितने बनाते हो, तुम्हारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, फिक्स एसेट कितनी है, उसी के बेस पे हम तुमको लोन देंगे। तो ये इंटरनल यूजर हो गए। तो यही हमारा सारा चैप्टर नंबर 1 है, इसको लास्ट में रीड कर लेना, और जो कोई थ्योरी ऑप्शन में आए तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक। तो फॉर्मली तो हमारा कोर्स ओवर है। अब आप बताइए कोई चीज पूछनी हो, कोई बात हो, ऐसा कुछ करना हो, लेकिन प्रिपेयर ढंग से करना, और फेथ में मतलब विश्वास रख के पढ़ना, विश्वास रख के। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करो, लेकिन कई बार क्या होता है, देखो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-3 दिन दवाई लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो हम डॉक्टर बदल लेते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर हम बदल लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो बीमारी हमारी 5 दिन में ठीक होनी थी उसको 7-8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रही, हमें भरोसा नहीं रहा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपको कोई चीज कम समझ आ रही है, आप उसको छोड़े ना, बने रहें उसके ऊपर, अपने ऊपर भी और अपने टीचर के ऊपर भी भरोसा रखें, उसी के साथ आपको सक्सेस मिलेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेटेस्ट कंटेंट हमने आपको कराया है सारा अभी तक का, कोई भी ऐसी नहीं जो चीज छूटी हो। बस अब आपको अपने लेवल से पढ़ाई शुरू करनी है। वो क्लास करी थी, कोई थी संडे को, कभी संडे को एक सेशन हुआ था, किया था पीछे? तुम्हारे लिए था? अच्छा, लिंक नहीं भेजा था? अच्छा, वो तू भी लोग बोल रहे थे हमारी क्लास है। क्या चीज? नहीं, वो गिनते नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से ना कभी भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी। और दूसरी बात, हमेशा दोनों ग्रुप साथ देने चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले 8 पेपर होते थे, अब 6 पेपर हैं, और किसी ना किसी पेपर में 2 छुट्टी मिल जाती है। इस बार मिली है आखिरी वाले पेपर में 2 छुट्टी। एग्जाम में 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 14,
आखिरी 13 नहीं 14 है, 2 छुट्टी मिल गई। और कभी कभी किसी में 3 भी मिल जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है किसी स्टेट में इलेक्शन हो तो फिर छुट्टी मिल जाती है एक्स्ट्रा, सबको हिसाब से देख के बनाते हैं, ऑल इंडिया में पेपर होता है इसलिए। सर मॉक टेस्ट भी है साथ में रिवीजन हाउ? सर मैंने पूछ रहा है मॉक टेस्ट भी और रिवीजन भी। मॉक टेस्ट कब है? 15। कॉस्टिंग का कब है? कॉस्टिंग का कब है? 11 जून। और एफएम का? देखो एफएम का जिस दिन दे जाओगे तुम्हारी सारी रिवीजन 29 जून तक कंप्लीट हो जाएगी, और कॉस्टिंग का 50% तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, 50 से ज्यादा 11 जून तक। या तुम थोड़ा फास्ट कर लो, 2:30 बजे हाँ तो उसमें अच्छा प्रैक्टिस कर लेना, इसमें शुरू के 5-6 टॉपिक्स कर लो अच्छे, फिर आगे देख लेना, ये तो आपके ऊपर है। बाकी मैं एक बात बताता हूँ, जो बच्चा पढ़ता है ना वो कभी भी फेल नहीं होता। और कुछ भी पढ़ने के लिए ना स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है, लेकिन आपने देखा मैंने पूरे इसमें कभी भी स्टडी मटेरियल का नाम नहीं लिया। क्यों? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप चेक कर लेना। नहीं नहीं, मेरे स्टडी के सारे क्वेश्चन मेरी नोटबुक में है, और एफएम का नोट्स तो मैंने बनाया स्टडी से है, एफएम तो बनाया स्टडी से है, उसमें फालतू एक भी नहीं है कोई भी, सब स्टडी के हैं। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा स्टडी मटेरियल अलग से करो। एक बच्चा जो स्टडी मटेरियल और साथ में आरटीपी पीवाईक्यू कर जाए, इवन सेल्फ भी, वो पास हो जाएगा। और आप लोगों ने तो कोचिंग भी ली है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सीखे हैं, एक्स्ट्रा सवाल भी करे हैं, प्रैक्टिस भी करी है, मॉक भी दे रहे हो, फिर आप तो बहुत उन लोगों से देखा जाए तो ऊपर हो। और हमेशा एक बात याद रखना, 100 बच्चे चले थे शुरू में, जिसमें से 70 पीछे रह गए फाउंडेशन में, 30 आगे आए हैं। अब तुम अपने आप को ये समझो कि हम छठे हुए बच्चे हैं, मतलब 70 जो कैपेबल नहीं थे वो अभी के लिए अलग हो गए हैं। मतलब हमें कुछ तो था जो हमने फाउंडेशन पास किया, अब हम इंटर में हैं, तो जब हम फाउंडेशन कर सकते हैं तो इंटर क्यों नहीं, वाई नॉट। तो हम तो छठे हुए बच्चे हैं। कुछ ऐसे जो डायरेक्ट एडमिशन से आ रहे हैं, उन्होंने तो सीए का एग्जाम पास एक भी नहीं किया, भले ही ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन वो इस फिल्टर होके थोड़ी आए हैं। तो ऐसे बतेरे बच्चे तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट में, उन्होंने आज तक सीए का कोई एग्जाम ही नहीं लिखा, तो तुम्हारी पोजीशन तो उनसे अच्छी है। हाँ तो तुम ऑलरेडी एग्जाम देके एक्सपीरियंस लेकर आए हो जाएगा। बस इतना याद रखना स्टडी। और एक चीज और बताता हूँ, बाई चांस कभी किसी पेपर में दिक्कत हो, किसी भी में, मैं ये नहीं कह रहा मेरे में, उसमें उसमें किसी में भी, होप छोड़ने की बजाय ना, अगर दिक्कत हो तो बता रहा हूं सब साइड में कर देना, सिर्फ उस पेपर का स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ जाना, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कई बार होता ना, यार इतना कंटेंट कैसे करूंगा, समय नहीं है, नहीं हो सकता, एक टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक छोड़ दूं, नहीं हो रहा, इसकी वजह से ग्रुप जाएगा। सब साइड में स्टडी मटेरियल कर जाओ, पास हो जाओगे। अगर किसी सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसा कभी फील हो तो स्टडी को इंपॉर्टेंस देना, और स्टडी जल्दी हो जाती है, आसान भी होती है, छोटी भी, पेपर तो वहीं से आता है। जो आदमी सीए का पेपर बनाता है उसको स्टडी मटेरियल, आरटीपी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पकड़ाए जाते हैं, लो जी इसके बेस पे पेपर बना के दिखाओ। अब बस मेहनत करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने दो, लेकिन देने चाहिए वैसे पूरी तैयारी के साथ, आधी अधूरी तैयारी से मत दो, पूरी तैयारी से दो। हाँ मतलब ये नहीं कि जा रहे हो थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ये पढ़ के वो पढ़ के, हाँ जो सीधी बात, जो करो वो अच्छा करो, वो अच्छा करो, बस जो करो वो अच्छा करो। ऐसा आधा आधा करना बेकार है, किसी भी आधा आधा करोगे तो आधा आधा नंबर मिलेगा, बस फिर फायदा क्या। चले जी अब, ठीक है जी, अभी तो नीचे मिलेंगे, मेरी तो क्लास हुआ करेगी ना कल से, कल भी आऊंगा, मेरी नीचे है, तुम्हारी नहीं है। हाँ